तो बच्चों मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है सेट थ्योरी का। हर बच्चे को मेरी वॉइस आ रही होगी क्लियर? तो यहाँ से बच्चों जो यस हम सर। लोग डिस्कशन यहाँ से बच्चों जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट थ्योरी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये सेट थ्योरी मैंने अभी आपके सामने अंडरलाइन कर दिया है। दिस इज सेट थ्योरी, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर देते हैं। और सेट थ्योरी ज्यादातर बच्चों को पहले से ही कुछ आइडिया जरूर होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये एक तरह का थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको पता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? यस सर। अभी तक जो हमने बताया, जो स्क्रीन शेयर की थी, आप लोगों के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जितना भी मैंने बताया था अभी तक। यस सर। ओके, तो आप लोग बीच बीच में रिस्पॉन्स किया करो। मेरे को ऐसे पता ही नहीं पड़ रहा है कि आप लोग को सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दिया रहा है। बिल्कुल आप लोग को बीच बीच में रिस्पॉन्स भी करना है, बोलना भी है, यस या नो बोलना है आपको बिल्कुल बीच में। ओके, तो हम क्लास सर को फिर से हाँ यस बेटा बताइए। सर अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी बहुत देर तक, 5 मिनट से नहीं आ रही आवाज, वॉइस ओके आपकी। तो यस सर ओके नहीं आपको आ रही। ओके ओके ओके, मैं दोबारा फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। नाउ देखिए, सबको क्लियर है? अब स्क्रीन नजर आ रही है पूरी तरह से? यस यस सर। सर। ओके बच्चों, तो मैंने बेटा अभी कुछ भी नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ इतना बताया, अभी आपको फर्स्ट टर्न है तो हम ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अभी हमने बेटा सिर्फ इतना बताया है। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। जैसे बच्चों हमने बताया, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर, जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ये वाली बातें आपको क्लियर है कि मेरे को दोबारा बतानी है? जैसे मैंने बताया 1,2, ये सब बातें क्लियर है कि हमको दोबारा बतानी है बच्चों? सर क्लियर है। क्लियर है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं और आगे क्या हो सकता है। तो बच्चों हम लोग को करना क्या होता है, बहुत ही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन बच्चों हम लोग दो तरह से करते हैं। एक होता है बेटा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का बेटा दूसरा नाम होता है टैबुलर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म होता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
इन दो तरीके से बच्चों हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में कहना चाहें तो रोस्टर फॉर्म आप पहले से ही जानते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, नंबर्स की लिस्टिंग करते हैं। हम सीधा सीधा लिस्टिंग डाउन द एलिमेंट्स, मतलब हम सीधा सीधा नंबर की लिस्टिंग करते हैं। जैसे बच्चों अभी मैंने बताया था कि अगर कोई सेट ए आपको लिखना है, जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आपने बच्चों किस तरह से रिप्रेजेंट किया था, 1, 2, 3, 4। तो ये बच्चों ये इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में आपको रिप्रेजेंट करना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स को बच्चों हम लोग ब्रेसेस भी कहते हैं। एक कर्ली ब्रेसेस होते हैं, एक ओपनिंग ब्रेसेस होते हैं, एक क्लोज्ड ब्रेसेस होते हैं। तो 3 तरह के ब्रेसेस होते हैं। तो बच्चों अगर हम इस तरह के ब्रेसेस बना रहे हैं तो ये सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर हम इस तरह से बना रहे हैं तो ये पूरा एक इंटरवल बनाते हैं। और अगर हम इस तरह से क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि अगर हम इसको 1 से 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है और 1 और 2 के बीच के नंबर भी इंक्लूडेड है। इसमें बेटा क्या क्या है, इसमें बेटा 1 और 2 के बीच पे नंबर जो भी होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे। और इसमें बेटा 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स। तो बेटा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, द सेट बी ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवेल्स। क्या होंगे इंग्लिश वॉवेल्स, दैट इज ए ई आई ओ यू। तो ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमको दोबारा जरूर बताइएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे हम लोग को मैथमेटिक्स एक वर्ड है, मैथमेटिक्स वर्ड्स को अगर हम सेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा सेट की प्रॉपर्टी होती है कि हम कोई भी एक लेटर या कोई भी जो नंबर्स होते हैं उनको 2 बार रिपीट नहीं करते। जैसे मैथमेटिक्स में m 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जब हम इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें m को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और बच्चों साथ में आप एक ये भी याद रख सकते हैं कि हर सेट का डिफाइंड होता है कार्डिनल नंबर। क्या डिफाइंड होता है बच्चों, कार्डिनल नंबर भी हर सेट का एक डिफाइंड होता है। कार्डिनल नंबर का मतलब आप लोग जानते हैं, जो बच्चे सेट्स पढ़ चुके हैं, किसी को पता है कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। यस गुड बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे वाला एग्जांपल लिया, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो उसमें कौन से एलिमेंट आए, 1 2 3 4। तो बेटा इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 4, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। ये बात है। अब जैसे अगर हमारे सामने ये मैथमेटिक्स जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो उसमें कितने हैं, MATHEICS, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 8 है। क्या है, 8। तो कार्डिनल नंबर बच्चों कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक डराने की कला होती है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। बच्चों एक दूसरा अब आपके पास फॉर्म आ गया, उसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये जरूर याद रखिएगा कि टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म एक ही होता है। अब हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, स्टेटमेंट लिखते हैं, पूरे पूरे स्टेटमेंट। लेकिन स्टेटमेंट आपको लिखने कैसे होंगे उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे बच्चों मैंने एक सेट को रिप्रेजेंट किया है आपके सामने, वो सेट लिखा है कैपिटल A इज इक्वल टू AEIOU। ठीक है ना, तो उसमें AEIOU क्या है, ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसमें एलिमेंट्स की लिस्टिंग है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। लेकिन बच्चों अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों किस तरह से नजर आएगा, हम इसको कहेंगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंग्लिश वॉवेल। तो देखिए बच्चों उसको कहने का तरीका देखिए किस तरह से कहा जाता है, सेट ऑफ ऑल x, कैसे कहते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंग्लिश वॉवेल। इस तरीके से बेटा कहते हैं। तो अगर आप इसको भूल जाए तो ये आपके नोट्स में प्रॉपर इस तरह से लिखा भी हुआ है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंग्लिश वॉवेल। ओके बेटा, आप इस तरह से आप लिखना समझ गए होंगे। तो बेटा हम लोग ने एक और भी बात को रिप्रेजेंट किया है, जैसे मान लीजिए
आपको रिप्रेजेंट करने इंटीजर्स जो लाई करते हैं 0 से 100 के बीच में। तो बच्चों इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग कहेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू इंटीजर। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने एक साइन आया है, इस साइन को कहते हैं बिलोंग टू। तो बच्चों ये साइन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग टू। क्या कहते हैं? बिलोंग टू। तो एक्स किसको बिलोंग करता है? इंटीजर्स को। और वो इंटीजर्स किसके बीच में लाई करते हैं? 0 से 100 के बीच में। किसके बीच में लाई करते हैं? 0 से 100 के बीच में, मतलब 0 से बड़े और 100 से छोटे। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 एज वेल एज x लेस देन 100, मतलब 0 से बड़े 100 से छोटे। तो वो सारे इंटीजर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस सारे इंटीजर्स को आप डिफाइन करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 99 तक लिख देंगे, ठीक है ना? तो ये बेटा आपके पास सारे इंटीजर्स रोस्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और बगल में आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, इसको सेट बिल्डर फॉर्म को हम और भी समझ सकते हैं। क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल y such that y is a natural number which is also a divisor of 12। तो बच्चों हम 12 के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर निकाल लेंगे और वो सारे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बगल में बेटा आपके पास किस में लिखा हुआ है? आपके पास रोस्टर फॉर्म में भी लिखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है। तो बच्चों अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स कैसे बनाते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो बच्चों आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हैं, बल्कि फर्स्ट 2 एक्सरसाइज बहुत आप आराम से कर सकते हैं, चाहे वो आप अपनी एनसीईआरटी की करिए, चाहे आप अपनी किसी भी बुक की करिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के सामने है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो मेरे ख्याल से अब तक सभी बच्चों को हमारी आवाज आ रही है, ठीक है, गुड। तो बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अभी बच्चों हमने बताया था कि कार्डिनल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो जैसे इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है बच्चों? 5 है, ठीक है। जो आपके पास बच्चों एक दूसरा सेट है उसको आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को प्राइम नंबर पता ही नहीं है। तो बच्चों हम प्राइम नंबर एक बार दिखा देते हैं, प्राइम नंबर्स आपको क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स अभी ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 3 5 7 11, ये बच्चों प्राइम नंबर्स हैं। तो बेटा अब जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिविजिबल होते हैं, मतलब उनका 1 के अलावा कोई भी और अपने आप के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। जैसे बेटा 5 का फैक्टर 5 इटसेल्फ होगा और 1 होगा, 7 का फैक्टर 7 इटसेल्फ होगा और 1 होगा। 11 के आगे भी बच्चों आप प्राइम नंबर बता सकते हैं, आप 12 नहीं कहेंगे क्योंकि 12 के कई सारे फैक्टर हैं, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है। सीधा आप 13 कहेंगे, तो 13 भी बेटा एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसका भी एक फैक्टर क्या होता है? 1 और इटसेल्फ 13 होता है। तो बच्चों इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? इसमें बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और आपको देखकर ताजुब होगा कि सारे प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं, लेकिन सिर्फ एक लौता ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, और वो कौन सा है बेटा? 2। कौन सा है? 2। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर ओनली, और कोई होता ही नहीं। तो बच्चों में इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पे पुट किया है। अगर आप सेकंड एग्जांपल बच्चों ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इफ a इज इक्वल टू, सेट में रिप्रेजेंट करिए, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम इंटीजर। तो बेटा अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? सिर्फ आपके पास क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 2, क्योंकि आपके पास इवन प्राइम इंटीजर कौन सा होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। तो यानी इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हुआ बच्चों? 1 हुआ। क्या हुआ? 1 हुआ। ओके बच्चों, अब सी वाला देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है बेटा set of all t such that t is a real number satisfying t square equal to -1। तो बच्चों अगर हम t square equal to -1 कहेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ t क्या निकल के आएंगी? रियल वैल्यूज ऑफ t। रियल वैल्यूज ऑफ t यहाँ से क्या आएगी? एक भी नहीं आएगी। यहाँ से रियल वैल्यूज ऑफ t एक भी नहीं आएगी, क्योंकि √-1 का रिजल्ट रियल होता ही नहीं, ये तो एक इमेजिनरी रिजल्ट होता है।
इसका मतलब ये कैसा हो गया बच्चों, ये एक बेटा नल सेट हो गया। कैसा सेट हो गया? नल सेट। तो बच्चों नल सेट कैसा होता है, मतलब आपका नल सेट जो है बेटा ये नल सेट हो गया। तो जो है बच्चों सी जो है वो आपका नल सेट है, इसका मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अगर हम फाई लिखें तो फाई के बच्चों आप ऊपर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। सभी बच्चों को यहाँ पर बहुत अच्छे से अब ध्यान देना है। अगर हम कभी भी फाई लिखें, फाई का मतलब नल सेट होता है, तो उसके ऊपर आप कभी भी एक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अब आप क्यों नहीं लगाएंगे वो समझ लीजिएगा, क्योंकि फाई इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। फाई क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? फाई इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं आपका सेट ए है 1 2 3 4, तो मैंने कहा ना, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ए इटसेल्फ खुद सेट थोड़ी नहीं है, मतलब ए के ऊपर आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा सकते। जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी, तो लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स जहां पर होती है वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं। जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ए बी सी, उनके ऊपर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लिखते। तो आपको बच्चों यहाँ पर काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और ये कंफ्यूजन आगे चल करके बड़ा बन जाता है। तो आप बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि फाई जो होता है वो इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फाई के ऊपर हम कभी भी एक कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते। हम फाई के ऊपर कभी भी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों आप ये याद रखिएगा कि हम यहाँ पे उस बात को मार्क कर देते हैं ताकि आपको ध्यान आ जाए। तो उस बात को मैं लिख देता हूं कि आप फाई इटसेल्फ रिप्रेजेंट अ सेट, फाई इटसेल्फ रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है ना। लेकिन फाई के ऊपर अगर हम इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो दिस इज रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरह से कोई कर्ली ब्रैकेट्स लगा दे और वो कह दे वो सेट फाई है, तो मतलब समझ लीजिएगा वो गलत बता रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये एक ऐसा सेट है, अगर आप इसको आगे समझना चाहें तो आगे भी समझिएगा क्योंकि ये सब आपके काम का है। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि एक सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मान लीजिए एक नए सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितने हैं? 1 है। क्या है उसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है उसमें? 1 है। ठीक है, और 1 एलिमेंट कौन सा है? फाई। तो फाई एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। उसी तरीके से सी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कार्डिनल नंबर कितना है उसका? 1 है, और उस एलिमेंट का नाम क्या है? फाई। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इस तरह से अगर कर्ली ब्रैकेट्स में फाई लिख रहा है तो उसका मतलब वो एक नया सेट बन जाएगा, और उस सेट में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और उस कार्डिनल नंबर 1 जो है उस सेट का एलिमेंट जो है वो क्या होगा? फाई। ओके बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप चाहे तो ये एग्जाम्पल अपने घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये ट्रू है कि फॉल्स। ये मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल मार्क किया है। क्या लिखा है बच्चों, उसको पढ़ के बताइए। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। तो उसका मतलब क्या है? एक्स बिलोंग टू होल नंबर, एक्स लेस देन 5। तो आप कहेंगे कि सर ए एक सेट है, उसमें होल नंबर है और लेस देन 5 है, तो ये हुआ 0 1 2 3 4। तो ये हुआ सर। तो सर इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 5 है। तो तुम कहोगे यस सर इसका कार्डिनल नंबर 5 है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स है। तो ये क्या ट्रू है? तो तुम कहोगे यस सर ये ट्रू है, क्योंकि ये जो सेट ए है उसका कार्डिनल नंबर क्या है? 5 है। इसका मतलब ये ट्रू है। इस तरह से बच्चों आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? किसी को भी प्रॉब्लम अभी तक? ओके ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक नए सेट की तरफ चल रहे हैं। उस सेट का नाम होता है सिंगलटन सेट। उस सेट का नाम होता है सिंगलटन सेट। अ सिंगलटन सेट इज अ सेट which contain only one element। अब कितनी इजी डेफिनेशन है।
लेकिन कभी कभी लोग कार्डिनल नंबर और सिंगलटन सेट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्डिनल नंबर बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, लेकिन सिंगलटन सेट बताता है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे मान लो बच्चों, अभी हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया था ना कि मान लो एक सेट सी है, अगर वो सिंगलटन सेट है तो मैंने देखो बेटा आपके सामने एक सिंगलटन सेट रिप्रेजेंट किया है और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम क्या है, 5। तो बेटा यहाँ पे 5 एक नल सेट की तरह ट्रीट नहीं होगा। 5 मान लो कोई एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर एस, लाइक दिस। लेकिन अगर कोई अकेले 5 लिख दे तो समझ लेना कि वो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग सिंगलटन सेट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस सेट का कार्डिनल नंबर अगर 1 होगा तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट के नाम से जानेंगे। जैसे बच्चों हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 and 2। तो 0 और 2 के बीच में अगर हमको इंटीजर्स लिखने हो तो वो सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब वो क्या है, वो एक सिंगलटन सेट है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है पूरी तरीके से? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों आके आपके सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट। आपके सामने एक पहला एग्जांपल दिया हुआ है, लिखा है x is defined such that mod x is equal to 7 and x belong to natural number। अब बच्चों यहां पर एक मॉडुलस ऑफ x is equal to 7 दिया हुआ है। क्या मॉडुलस बच्चों को क्लियर है क्या होता है? आप लोगों को क्लियर है मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस नहीं क्लियर होगा, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। आज आप मॉडुलस देख लीजिए क्या होता है, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों मॉडुलस क्या होता है, तो सबको मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल होगी, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले आप समझ लीजिए मॉडुलस क्या होता है। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने एक्सिस बना देते हैं, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। ये बच्चों मैंने आपके सामने बना दिया। इसके बाद बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया y is equal to mod x। मैंने बच्चों इस तरह से लिख दिया y is equal to mod x। इसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ढेर सारे, लेकिन वो चैप्टर है फंक्शंस, वहां भी करेंगे। तो बेटा अगर किसी पर मॉडुलस लगा होता है तो उसको देखिए किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन इस तरह से करते हैं, हम कहते हैं अगर मॉड के अंदर का नंबर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करते हैं। अच्छा, आप लोग ने मॉड किस तरह से पढ़ा हुआ है, हम आपका चेक कर लेते हैं। आप लोग ने पढ़ा हुआ है कि सर मॉडुलस ऑफ -5 जो होता है वो हम लोग को लिखाया जाता है कि 5 होता है, और सर मॉडुलस ऑफ 7 वो सर 7 होता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, आप हमारी ही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर मॉडुलस ऑफ -5 है तो आपने उसका रिजल्ट 5 क्यों लिखा? क्योंकि आपने देखा कि मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर है वो लेस देन 0 है, और नंबर अगर लेस देन 0 होता है तो उसका मॉड किससे खुलता है? उस नंबर का मॉड नेगेटिव साइन से खुलता है। तभी तो वो बेटा +5 बना है, वरना वो बन ही नहीं पाता। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। यही बात मैं आपको ऊपर डेफिनेशन में लिख के बता रहा हूं कि अगर किसी भी मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव होता है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होता है, और मॉड के नंबर का अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो वो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलता है। और बच्चों जो 0 होता है ना, वो 0 को आप एक पॉजिटिव नंबर मान के चला करिए। इसलिए मैंने 0 या 0 से बड़े नंबर लेंगे तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, 0 या 0 से छोटे नंबर लेंगे तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो 0 से छोटे नंबर क्या होते हैं? -1, -2, -3.5। 0 से बड़े नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5.5, लाइक दिस। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये -x देख करके आप एकदम गंभीर ना हो जाइएगा। आप ये सोचे कि मॉड का रिजल्ट तो हम लोग को पढ़ाया गया वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यस बेटा, हम वही लिख रहे हैं, बस आपको ध्यान देना होगा कि अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं? उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बच्चों अभी देखो मैंने इस एग्जांपल में आपको करके दिखाया,
उसी तरीके से बच्चों यहाँ हम डेफिनेशन में भी आपको समझा रहे हैं कि ये बच्चों जो आपका x है ना, ये x ये इटसेल्फ नेगेटिव है। अगर ये बच्चों x इटसेल्फ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात मैंने काफी बार बता दी, ये क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो बच्चों देखो हम इसका ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। बच्चों पहले आप ग्राफ किसका बनाएंगे, y इक्वल टू मॉड x का बनाने जा रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन अभी आपने अपने सामने लिखी है। तो सबसे पहले बच्चों आप उसमें y इक्वल टू x का ग्राफ बनाइए। चलिए तो y इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम y इक्वल टू x का ग्राफ यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे y इक्वल टू x का ग्राफ होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये मैंने आपके सामने बनाया है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना होगा, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू x, ये बेटा सिर्फ आपको उसी रीजन में बनाना है जब आपका x क्या है, 0 या 0 से बड़ा है। और बच्चों आप सभी जानते हैं कि नंबर लाइन पे 0 या 0 से बड़े x कहां पर होते हैं, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे। तो आपका ओरिजिन कहां है, ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे 0 या 0 से बड़े x है। बस उतने ही रीजन में आप y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। यानी आपने जो नेगेटिव रीजन में y इक्वल टू x का ग्राफ बना रखा है उसको आप रफ कर देंगे। क्या कर देंगे, और रफ कर देंगे। ये देखो बच्चों मैंने उसको रफ कर दिया, देखो बच्चों मैंने उसको रफ कर दिया, क्योंकि लेस देन 0 पर y इक्वल टू x का ग्राफ नहीं बनेगा। तो बेटा लेस देन 0 पर किसका ग्राफ बनेगा बच्चों, वो बनेगा y इक्वल टू माइनस x का। किसका बनेगा, y इक्वल टू माइनस x का। तो बच्चों y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनाना है तो सभी बच्चे जानते हैं कि y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनाने के लिए आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए जो उसको सेटिस्फाई करे, लेस देन 0। जैसे आप x को -1 ले लीजिए तो y1 आ जाएगा, x को -2 ले लीजिए तो y2 आ जाएगा। इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू माइनस x का बच्चों तो वो ग्राफ बेटा इस तरह से आएगा। मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बच्चों, ये बच्चों y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनेगा जब आप इसको बनाएंगे। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है ना, लेस देन 0 के लिए एक बार -1 ले लीजिए, एक बार -2 ले लीजिए, लेकर के आप बना लीजिए। तो बेटा ये ग्राफ बनेगा आपका। लेकिन बच्चों ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ किस रीजन के लिए आप बनाएंगे, लेस देन 0 के लिए बनाएंगे। तो लेस देन 0 कहां होता है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो बेटा जो राइट हैंड साइड वाला है उसको हम रफ कर देंगे। तो बच्चों ये जो आपके साथ सामने अब फाइनल ग्राफ बना है, इस फाइनल ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to x. This is the graph of y equal to x. अभी कितने बच्चे हैं जिनको y equal to mod x का ग्राफ समझ में नहीं आया। ये जो अभी मैंने आपके सामने y equal to मतलब एक v शेप कर्व बनाए हैं, इस v शेप कर्व मतलब इसका ग्राफ जो है इसी को कहते हैं y equal to mod x। तो ये जो बेटा v शेप कर्व मैंने बनाया है यही आपका y is equal to mod x का ग्राफ होता है, जिसमें अगर आप लाइंस की इंडिविजुअल इक्वेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ये y equal to x है और ये लाइन जो है बच्चों y इक्वल टू माइनस x। तो किसी बच्चे को अगर ना क्लियर हो तो वो मेरे से अभी भी पूछ सकता है कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ सर आपने किस तरह से बनाया, मैं उसको अभी भी बताने के लिए तैयार हूं। ओके, तो यहाँ पे सभी बच्चों को क्लियर है। ओके, किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पर अपने जो हम लोग का क्वेश्चन था, हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ वापस चलते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं बच्चों। ये सारे नोट्स बच्चों आपके पास पहुंच जाएंगे। तो हम लोग के पास बच्चों ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, ये क्वेश्चन था। और यहाँ पर अब आपको कुछ बच्चों समझना होगा, देखिएगा। जैसे बच्चों अगर कोई आपके सामने लिख देता है mod x इज इक्वल टू a, देखिए बच्चों अगर आपके सामने कोई mod x इज इक्वल टू a लिख देता है तो बेटा उसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है बेटा x इज इक्वल टू प्लस माइनस। मतलब उसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं x इक्वल टू a भी होता है एंड x इक्वल टू माइनस a भी होता है। ये दोनों सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। आप कहोगे कैसे होते हैं, तो बेटा इसका भी हमने जस्टिफिकेशन दिया कि mod -7 का और mod 7 का रिजल्ट क्या है, 7 ही तो है।
इसका मतलब मॉड ऑफ -7 और मॉड ऑफ 7 का रिजल्ट क्या है बच्चों? 7 ही तो है। तो उसी तरीके से बेटा मॉड x इज इक्वल टू a का रिजल्ट क्या होगा? या तो x प्लस a भी हो सकता है, तो भी उसका मॉडुलस a होगा। अगर x माइनस a होगा तो भी बेटा उसका मॉडुलस a होगा। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर रखनी होगी कि कभी भी आपके सामने अगर कोई मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a दे देता है तो आप बच्चों क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके सामने क्या क्वेश्चन गिवन है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि ये क्या सिंगलटन सेट है कि नहीं। तो क्या लिखा है बेटा, ध्यान से लिखिए, पढ़िए। लिखा है सेट ऑफ ऑल x सच दैट मॉड x इज इक्वल टू 7 और x आपका नेचुरल नंबर है। तो बेटा मॉड x इज इक्वल टू 7 का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 7 भी हुआ और x इज इक्वल टू -7 भी हुआ। तो बेटा 7 और -7 ये दो नंबर आए हैं इसमें तो, और x आपका नेचुरल नंबर है। तो बेटा इसमें कौन सा आप एक्सेप्ट करेंगे? जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप सिर्फ 7 लेंगे। क्या लेंगे? 7 लेंगे। गुड। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपका x क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब इक्वेशन जो है मॉड x इज इक्वल टू 7 को सॉल्व करने पर आप वही वाला x लेंगे जो नेचुरल नंबर है, यानी कि वो 7 है। अब बेटा चेक करो क्या ये सिंगलटन सेट है? तो तुम कहोगे यस, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक ही है, तो ये सिंगलटन सेट है। ओके, आपको मैंने मॉड के बारे में काफी देर तक बता दिया है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए बच्चों, जरा देखते हैं बी पार्ट क्या लिखा है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो बेटा ये तो मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा सिंगलटन सेट, क्योंकि यहाँ पे जो b है ना वो एक नल सेट आ जाएगा। b क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी, और आपको x नेचुरल नंबर लेना है, -1 नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा। तो देखो बेटा नल सेट हो गया, तो मैंने अभी बताया था इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। b इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, और गलती से भी आपने 5 को कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू 5, ओनली 5। देखिए बच्चों यहाँ नीचे लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 5, और अगर आपकी बहुत ही इच्छा हो ब्रैकेट्स बनाने की तो ब्रैकेट्स बनाने के बाद ब्रैकेट को खाली रखेंगे, अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है? ठीक है, सभी बच्चों को ये बात हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब बच्चों हम आपके सामने यहां पर इनइक्वालिटीज का जो यूज आ रहा है उस इनइक्वालिटीज के यूज को देखते हुए आपको थोड़ी बातें और बता देते हैं। तो आप हमारे नोट्स की तरफ अब ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको नोट्स पे ध्यान देना होगा हमारे। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया है, सभी बच्चे ध्यान देंगे हमारी स्क्रीन पे। अब जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया है कि x -1 ग्रेटर देन 0। बच्चों मैंने अभी आपके सामने सिर्फ एक जरा सी बात लिखी है, x -1 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम कहोगे सर यहाँ x की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इनइक्वालिटी हुई, क्योंकि x की पावर 1 से ज्यादा होती है तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज वगैरह होती है। लेकिन यहाँ x की पावर 1 है तो ये लीनियर हुई, और ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इसलिए हम इसको इनइक्वालिटी कह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर x -1 इक्वल टू 0 हो तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज इक्वेशन। लेकिन बच्चों अगर हम आपको x -1 ग्रेटर देन 0 कहते हैं तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी, या हम इसको लीनियर इनइक्वेशन भी कहते हैं। तो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम x -1 इक्वल टू 0 कहते हैं तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या है? x इक्वल टू 1। लेकिन बच्चों अगर हम x -1 ग्रेटर देन 0 कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसी वैल्यूज ऑफ x बताइए जिससे x -1 ऑलवेज पॉजिटिव हो। तो तुम कहोगे सर 1 से बड़े कोई भी x डाल दीजिए, 1.5, 1.2, 1.3, 1.7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 कुछ भी डाल दीजिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? तो तुम कहोगे सर 1 से बड़े x सारे, जिसको आप किस तरह से लिखते हैं? x ग्रेटर देन 1।
इसी तरह से तो आप लिखते आए, लेकिन बच्चों आप इस तरह से लिखने की थोड़ी सी आपको प्रथा बदलनी होगी, तभी आप सेट्स के आगे क्वेश्चन अच्छे लेवल्स के कर पाएंगे, इनइक्वालिटी समझ पाएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स आपको क्लियर हो पाएगी, फंक्शंस कर पाएंगे, डोमेन और रेंज निकाल पाएंगे। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए मैंने आपके सामने एक नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन बनाने के बाद जो भी आपका फैक्टर है, जैसे x माइनस 1, उसको 0 कर दीजिए तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा। और आप कहेंगे कि अगर हम 1 से बड़े x डालेंगे तो ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। 1 से बड़े x डालने पे ये फैक्टर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटे x डालने पे क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 1 से बड़ा। अब बेटा 1 से बड़ा का मतलब नंबर लाइन कहाँ चली जाती है, नंबर लाइन बेटा आरएचएस में होती है प्लस इंफिनिटी और एलएचएस में होती है माइनस इंफिनिटी। तो बेटा आप अपने सॉल्यूशन सेट को इस तरह से लिखेंगे, x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। ये बच्चों इस तरह से आपको सॉल्यूशन सेट लिखने की आदत डालनी होगी। तो बेटा आपके पास कभी भी कोई लिखे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होती है, इंफिनिटी कोई डिफाइनिंग चीज नहीं होती। इंफिनिटी का मतलब एक इंफिनिटी तक हम चले गए, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो रहा, 1 से बड़े सारे x मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म ही नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको इंफिनिटी लिखा है। तो बेटा नंबर लाइन के आरएचएस में एक्सट्रीम पर होता है प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है माइनस इंफिनिटी। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्लियर होने चाहिए कि मैंने जो यहाँ पे ब्रैकेट्स का रिप्रेजेंटेशन किया है, इसको ओपनिंग ब्रेसेस कहते हैं। इसका मतलब इसमें 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, इंफिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है। 1 और इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब बेटा इसका सॉल्यूशन सेट है। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ है सबको, मेरी बात क्लियर हुई है यहाँ पे सबको? यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे थोड़े से और चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा आपको, अभी पहली क्लास है तो बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, और क्लासेस कोई भी मिस मत करिएगा। भले आपकी तबीयत खराब हो, लेकिन बैठे तो आप घर पे ही रहोगे ना, तो आप लिखना भले नहीं, लेकिन वीडियोस खोल करके देखना जरूर जब ऑनलाइन क्लास चले, क्योंकि अगर आप बाद में उन वीडियोस की वो देखेंगे रिकॉर्डिंग वगैरह, तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। क्योंकि मेरी रिकॉर्डेड क्लास छोड़ो, आपको यूट्यूब में दुनिया भर की रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट कम आता है। शुरुआत में तो कोई 10 मिनट देख सकता है, लेकिन उससे कह दो पूरा देखते रहो देखते रहो देखते रहो, वो खुद ही आधे घंटे बाद बंद कर देगा। तो एक टाइम बाद उस बच्चे को कम समझ में आता है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास उसी की समझ में आती है जो लेक्चर आपने ऑलरेडी टीचर से पढ़ रखा हो, तो ही आप रिकॉर्डेड क्लास आपको समझ में आ सकती है, वरना बच्चों आपको वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर आपकी तबीयत खराब हो, आपको कहीं जाना भी हो, आप कहीं पे बैठे भी हो, कहीं भीड़ भाड़ भी हो, अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हो, घर में गेस्ट आए हो, तो लेकिन आप अपना मोबाइल खोल करके क्लास जरूर अटेंड करिएगा, आप सुन लीजिएगा, नोट्स बाद में बना लीजिएगा। तो क्लासेस बस मिस मत करिएगा। और मैं आपको इसका एग्जांपल भी दे रहा हूँ, देखिए कैसे होता है। आप क्या डायरेक्टली क्या 12th क्लास में क्या क्वेश्चन बैंक लगाने लगते हैं क्या? क्वेश्चन बैंक तो लगाते नहीं है। आप पहले क्वेश्चन बैंक लगाने से पहले क्या करते हैं, अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक ये लगाते हैं ना। क्वेश्चन बैंक तो आप फाइनली लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो आपको तभी समझ में आती है ना जब आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए। आंसर अचानक थोड़ा ना आप करने बैठ जाते हैं। वैसे ही बेटा यूट्यूब है, यूट्यूब में जो भी अपलोडेड लेक्चर्स किसी भी टीचर के हो XYZ, वो आपको समझ में तभी आएंगे जब आपको उसके बारे में थोड़ा सा पहले से पता हो, अचानक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, हम आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और देखता हूँ उसका आंसर कौन सा बच्चा दे सकता है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपके सामने दिया है, मैंने लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर कौन देगा, कौन सा बच्चा देगा? तुम कहोगे सर ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ सर? आपने बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पुट करिए, और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पुट करने पर ये आपका जो फैक्टर x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो भी गिवन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए।
तो बच्चों हमने कहा यहाँ पे जादू हो गया। कैसे जादू हो गया? आप कहोगे सर इसमें तो चाहे x कुछ भी पुट करिए, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, 5 पुट करिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो -1 -2 -3 का स्क्वायर वो 9 हो गया, तो पॉजिटिव ही है। तो सर आप यहाँ पर x कुछ भी पुट करते रहिए, आपका आंसर आता रहेगा। तो हमने कहा इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो तुम कहोगे सर इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? लिख देते हैं, आइए सर। सर इसका सॉल्यूशन सेट होगा x बिलोंग टू सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तुम कहोगे सर सारे रियल नंबर्स जो होते हैं उसमें से आपने 2 क्यों हटाया? हमने कहा बेटा हमने 2 इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर हम 2 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 हमें चाहिए नहीं, हमें तो 0 से बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को एक्सक्लूड कर दिया है। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। हम इस सॉल्यूशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू रियल नंबर का मतलब बच्चों होता है -∞ से +∞, एक्सक्लूडिंग 2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों अगर हम डराना चाहें आपको तो हम सॉल्यूशन सेट इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से 2 यूनियन 2 से ∞। ये सारे सॉल्यूशन सेट इसी क्वेश्चन के x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट सारे रियल नंबर्स क्यों बन जा रहे हैं? क्योंकि आप कोई भी x डाल लें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव बन जा रहा है, जिसकी वजह से सारे x सेटिस्फाई करेंगे एक्सेप्ट 2। 2 क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 पे 0 बन जाएगा और हमें 0 नहीं चाहिए, इक्वल टू 0 हमें नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन बच्चों अगर आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हो, जैसे अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, एक लकीर बगल में खींच देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई बेटा आपके सामने लिख दे x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो इक्वल टू 0 भी चाहिए और इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया हर x के लिए, और 0 भी चाहिए, तो सर इसका आंसर क्या हो गया? सारे रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स को हम -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी इनइक्वालिटी आती है तो आप उसको सॉल्व किस तरह से करें, क्योंकि ऐसी कुछ इनइक्वालिटीज क्लास 10th में भी थी जिसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाते थे और गलत आंसर बताते थे। कहाँ पे थी पता है आपको? जहां पर आप क्लास 10th में सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट था और वहां लिखते थे फॉर रियल रूट्स b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर सच एक्सप्रेशन एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करते थे, वहां से k की वैल्यू निकालते, और k की वैल्यू बड़ी आपकी निकलती गलत थी, मतलब निकलती आपकी 1 थी और पीछे 2 लिखी रहती थी, तो आप कहते थे 1 तो आ रही है ना। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन बाय द वे अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये इनइक्वालिटीज को किस तरीके से रीड किया जाता है, क्योंकि इनइक्वालिटी अलग होती है, इक्वेशन अलग होती है। तो मैंने इक्वेशन और इनइक्वालिटी अलग अलग लिखी है, उसमें कोई रिसेम्बलेंस मत कर दीजिएगा। तो मैंने आपको अभी सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी का थोड़ा सा आपको मतलब बताया है। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात आपको और भी समझा देते हैं। बच्चों इस तरह की अगर कोई इनइक्वालिटी लिखते, जैसे डबल इनइक्वालिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? डबल इनइक्वालिटी। तो डबल इनइक्वालिटी बच्चों किस तरह से दिखती है? देखिए डबल इनइक्वालिटी किस तरह से दिखती है बच्चों? डबल इनइक्वालिटी दिखती है बच्चों इस तरह से। देखिए जैसे किसी ने लिख दिया x इज लाइंग बिटवीन 2 से 10। देखो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, कई बच्चों को इसको बोलना नहीं आता है, मैं बोलना सिखा रहा हूं। क्या लिखा है? लिखा है x इज लाइंग बिटवीन 2 and 10। अगर बच्चों आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे देखिए, x बच्चों 2 से भी बड़ा है, और का मतलब होता है एंड, x लेस देन 10 भी है। तो बेटा 2 से भी बड़ा है, 10 से भी कम है, तो इसका मतलब x किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 से लेकर के 10 के बीच में। यही तो मतलब हुआ, हमारी बात क्लियर करिए। अगर डबल इनइक्वालिटी को आपको रीड करना नहीं आता है, क्योंकि मैंने देखा सेट्स में कई बच्चे डबल इनइक्वालिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको रीड करना सिखा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड x इज लाइंग बिटवीन 2 से 10। इसका मतलब x 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इसका मतलब x किसके बीच में लाई कर रहा है? इसका मतलब बेटा हुआ x लाई कर रहा है 2 से लेकर के 10 के बीच में,
यानी वो क्या हो सकता है 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 6.1, 10 के अंदर अंदर 9.9 तक। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि डबल इनइक्वालिटी को किस तरह से सेट थ्योरी में पढ़ा जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सेट थ्योरी में इनइक्वालिटी कम पढ़ने की वजह से गलत क्वेश्चन ज्यादातर हाई लेवल पे सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी जो सेट थ्योरी थी उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आज के टर्न पे जितना भी हो पाए आपको बताते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे पढ़ते हैं और आपके सामने एक सेट दिया है, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट। आप इसको क्लियर करने की कोशिश करिए। बात वही है कि अगर कोई सेट एम्प्टी है, नल है, वाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको मैंने आपको ऑलरेडी काफी देर तक समझा दिया है कि उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या एक कर्ली ब्रैकेट बना करके उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, इलस्ट्रेशन 3, और देखते हैं इसमें क्या गिवन है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, गिव रीजंस। तो बच्चों देखो, मैंने आपको काफी देर तक इनइक्वालिटी पढ़ना बता दिया, अब आपके हाथ में है गेम। क्या लिखा है बच्चों, देखिए लिखा है x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3। अब देखिए भैया, ऐसा क्या कभी संभव है कि x 1 से छोटा हो और 3 से बड़ा भी हो? ये तो वही मतलब हो गई कि एक गोली जो है सोने से पहले खा लो और एक गोली सोने के बाद खा लो। अब सोने के बाद कोई गोली खाता है क्या? सोने के बाद तो कोई गोली खा ही नहीं सकता ना, सोने के पहले खा सकता है। अब वही ये चीज है, x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3। ऐसा तो कभी x पॉसिबल ही नहीं है जो 1 से भी छोटा हो 3 से भी बड़ा हो। ठीक है ना? हाँ, ये अगर होता कि x लेस देन 5 ग्रेटर देन 3 तो हम कहते भैया x 3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ x लेस देन 1 और 3 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ऐसा तो कोई x होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक एम्प्टी सेट हो। चलो बच्चों, एक और हम लोग के पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। सेट बी बच्चों हम लोग के पास गिवन है। क्या गिवन है? सेट ऑफ ऑल x such that x is lying between 2 to 3 is a rational number। तो तुम कहोगे सर 2 से 3 के बीच में तो खूब सारे रेशनल नंबर आते हैं, क्योंकि सर रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम लोग को बताई गई थी कि उनको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, q कभी जीरो नहीं होता है। तो सर जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तो रेशनल नंबर होते ही हैं, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, पता नहीं सर कितने रेशनल नंबर होते हैं, 0.333333, जिसको आप क्या लिखते हैं 0.3 बार लिखते हैं, ये भी तो एक रेशनल नंबर है। तो वैसे ही बेटा 2 से 3 के बीच में तो खूब सारे रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइटली मेनी होंगे। तो ये कोई एम्प्टी सेट थोड़ा ना हुआ। तो ये आपका हो जाएगा कि नहीं, देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स in this set, so this is not an empty set। ओके बच्चों, यहां तक सबको अभी तक क्लियर है? कोई डाउट है तो हमसे दोबारा पूछिए। ओके, मैं आपसे पूछ लेता हूं, किसी बच्चे को कोई डाउट? आदित्य, अंशी श्रीवास्तव, निखिल, सान्या, शांभवी। नो सर, कोई डाउट नहीं। नो सर, नो डाउट। ठीक है, ओके। तो बच्चों मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब बच्चों आपके पास बहुत ही ये इजी से टर्म्स हैं, इनको मैं भी क्लियर कर देता हूं। फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। जैसे मैंने आपको बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो बेटा 1 से चालू होंगे और वो चलते चले जाएंगे, तो ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया। अगर मैं बोलता हूं सिर्फ x set of all x such that x is a set of natural number, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी खत्म ही नहीं होंगे। अगर मैं बोल दूं set of all x such that x is lying between 2 to 10 and x belong to natural number, तो तुम कहोगे सर ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि 2 से 10 के बीच में जो नेचुरल नंबर होंगे वो हम काउंटेबल है, उनको हम बता सकते हैं कितने, 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। तो जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट हो रहे हैं, जिनको हम गिन सके, उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। और जिनको हम गिन ही नहीं सके, जैसे क्या लिखा है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, अब वो इवन इंटीजर्स कभी खत्म थोड़े ना होंगे, तो वो इनफाइनाइट हो गया। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20, 1 से लेके 20 के बीच में तो प्राइम नंबर्स भैया
फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट थोड़ा ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी बच्चों को ये बात क्लियर है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन 4 के साथ। बल्कि इलस्ट्रेशन 4 आप खुद पे कर लीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप प्रॉपर्ली खुद भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन आ रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसका नाम है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस। क्या होता है, कुछ दिनों बाद आप लोग क्या करेंगे, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स को एक ही समझ बैठेंगे, जबकि ये दोनों अलग अलग है। इक्वल सेट्स में क्या होता है, two sets A and B are said to be equal if every element of A is also present in B and every element of B is also present in A. Same thing. इसका मतलब जैसे 6134 इसमें भी है, चेक करो 6134 इसमें है, तो इसका क्या हुआ, ये एक इक्वल सेट हुआ। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रिपीट कर जा रहे हैं तो समझ जाइएगा वो एक ही एलिमेंट होता है। तो ये बेटा इक्वल सेट्स हुए। और इक्विवेलेंट सेट्स बच्चों किसको कहते हैं, जिनका कार्डिनल नंबर सेम, यानी कि पहले वाले सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, दूसरे वाले सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो उसका मतलब वो इक्विवेलेंट सेट। लेकिन थोड़े दिनों बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स को इक्वल समझ बैठेंगे, इक्वल वाले को इक्विवेलेंट समझ बैठेंगे, और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है इक्विवेलेंट सेट्स, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग उस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, बल्कि क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। और हम लोग बेटा जब क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसेट ऑफ अ सेट, हम लोग यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। और इससे पहले बच्चों हम आपके सामने एक दो बातें और भी आपको बता देते हैं। तो आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी, सेट्स में जितना मेरे को पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, और नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको क्लियर करूंगा सबसेट ऑफ अ सेट्स। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसेट्स। ओके बच्चों, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर और भी बातों का डिस्कशन करते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि इसका सॉल्यूशन सेट बताओ, x-3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आप इसका सॉल्यूशन सेट बच्चों किस तरह से बताएंगे? ओके, कोई बता सकता है इसका सॉल्यूशन सेट? आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन सेट तो हम लोग वैसे ही लिखते हैं, x ग्रेटर और इक्वल टू 3 का मतलब x-3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू 3 लिख देंगे। लेकिन मैंने अभी आपको प्रॉपर्ली मेथड क्या बताया, उसको अप्लाई करिए। आप नंबर लाइन पे 3 लिखिए, इधर प्लस इन्फिनिटी लिखिए, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखिए, और उसको एक्सप्रेस करना चालू कर दीजिए। आप क्या कहेंगे, जब इसमें x 3 से बड़े पड़ेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 3 से बड़े पर ये फैक्टर क्या होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और 3 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 से छोटे x पड़ेंगे तो ये फैक्टर क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0। इसका मतलब आप अपने x कहां से ब्रैकेट 3। Sir, open bracket 3, comma infinity close brackets. Yes sir. ओके बच्चों, दोबारा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, 1 मिनट के लिए चला गया था नेटवर्क। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ये बात जो मैंने सारे बच्चों को बताई। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट आपसे बात पूछता हूँ, देखिए कौन बताता है वो।
बच्चों मैंने आपके सामने लिखा है x माइनस 3 का पावर होल पावर 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? देखिए कौन आंसर बताता है, मैं वेट करता हूं। बच्चों मैंने आपके सामने लिखा है x माइनस 3 का होल पावर 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? मेरी वॉइस आ रही है सभी बच्चों को? Yes, sir. सर ऑल रियल नंबर। So यस all गुड। numbers. हाँ, आप क्या कहेंगे कि सर अगर हम इसमें x की जगह चाहे हम -5 डालें, चाहे हम -3 डालें, चाहे हम -7 डालें, चाहे हम -100 डालें, सर ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पावर सर इवन है और सर इक्वल टू 0 भी चाहिए। तो सर इक्वल टू 0 का मतलब सर ये हुआ कि आप 3 को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इसका मतलब सर इसमें तो सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे क्योंकि आपको 0 भी बनाना है और पॉजिटिव भी बनाना है। पॉजिटिव इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पावर इवन है। तो सर इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना? इसका सॉल्यूशन सेट मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन सेट बना x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। इसको आप बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबको बात क्लियर हो गई होगी। और बच्चों एक बात अब यहाँ पर अपने कंसेप्ट में बैठा लीजिए, चाहे x माइनस 3 की होल पावर 4, चाहे x माइनस 3 की या कोई भी नंबर हो, x माइनस 3 की x प्लस 7, x प्लस 8 कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना होगा अगर इवन पावर फैक्टर है मतलब पावर उसकी चाहे 100 ही क्यों ना हो, तो बेटा इस तरह की जो इनइक्वेशन होगी, इस तरह की जो इनइक्वालिटी होगी, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर्स। क्या आंसर होगा? ऑल रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इवन पावर के जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए इनका सॉल्यूशन सेट क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो बच्चों अब हम लोग एक डाउट आखिरी में और करते हैं। आपकी क्लास का टाइमिंग 5:15 बजे तक है। चलिए बच्चों हम लोग एक डाउट और करते हैं। तो बच्चों आपके सामने मैंने लिखा है x माइनस 3 की होल पावर 3 ग्रेटर देन 0। ये है बच्चों, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट आप बताइए, कैसे बताएंगे आप इसका? तो आप सबसे पहले करेंगे कि आप कहेंगे सर इसमें x पुट करते हैं। तो x क्या क्या पुट करेंगे जिससे ये ऑलवेज पॉजिटिव हो? ग्रेटर देन 3। तुम कहोगे सर ग्रेटर देन 3। हाँ हाँ हाँ, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। आप कहोगे सर ये जो ऑड पावर फैक्टर है ना, ये जो ऑड पावर फैक्टर हो, चाहे ये पावर x माइनस 3 की होल पावर 5 ही क्यों ना हो, चाहे वो 99 ही क्यों ना हो, चाहे x माइनस 3 की पावर 1 ही क्यों ना हो, मतलब ऑड पावर फैक्टर होंगे तो उन सबके सारे आंसर सेम होंगे। क्योंकि सर ये ऑड पावर फैक्टर है, अगर नेगेटिव x डालेंगे तो ये नेगेटिव ही बन जाएगा क्योंकि ऑड पावर माइनस बाहर निकाल देगी। तो मतलब सर इसका सॉल्यूशन सेट हुआ 3 से बड़े x, यानी इसका आंसर हुआ x बिलोंग टू 3 से इंफिनिटी। ये बेटा इसका आंसर हुआ। तो बच्चों ये एक रूल की तरह बनता चला जा रहा है कि इवन पावर वाले फैक्टर है तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ऑड पावर वाले फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑड पावर को पावर 1 की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं और उसका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो ऑड पावर अगर खूब बड़ी भी आ जाए तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर कोई 99 भी लिख दे, 999 भी लिख दे, तो आपका मतलब सिर्फ एक ही होगा कि उस पावर को आप 1 के बराबर ट्रीट करिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इवन पावर वाले फैक्टर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं और ऑड पावर वाले जो फैक्टर्स होंगे उनको पावर 1 की तरह ट्रीट करना होता है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा पूरी तरीके से कि इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट्स किस तरह से समझे जाते हैं और इनइक्वालिटीज का क्या मतलब होता है, कैसे उनको सॉल्यूशन में ले आया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। और आपको होपफुली यहाँ तक समझ में तो पूरा आया होगा।
यस ओके, तो कितना टाइम हो गया बच्चों? ठीक है, ओके। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटीज, यही हम लोग का इनइक्वालिटी है। बच्चों हम लोग एक दो क्वेश्चन आओ सेट्स के कर लेते हैं जरा, तो एक दो क्वेश्चन सेट्स के भी कर लेते हैं आप लोग के लिए। आइए देखिए, तो सेट्स की आपकी अभी हम बहुत कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं उठाने जा रहे, एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज आपके सामने मैंने लगाई है। मैंने आपको बताया था कि सेट्स क्या होता है, तो आपने कहा था कि वेल डिफाइंड एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर पाए, जिनकी हम लिस्टिंग कर पाए, जिनको हम डिफाइन कर पाए, वो एक सेट होता है। तो बच्चों जरा देखो, जरा पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो तुम कहोगे सर हमारे पूरे ईयर में जो जे से चालू होता है वो जैन है, जून है, जुलाई है, तो उनको तो सर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक सेट हुआ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या होता है जिसको हम डिफाइन कर पाए। जैसे अभी हमने डिफाइन किया ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, दैट इज जैन, जून एंड जुलाई। तो ये क्या एक सेट है। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बेटा ये तो टैलेंटेड राइटर्स, और ये जो टैलेंटेड नाम की चीज आ जाती है ना बच्चों, जैसे हमने पूछा कि भैया आपके स्कूल में टैलेंटेड कौन है, पता पड़ा आपने जवाब दिया कि मेरे जो बगल में बैठती है वो बहुत तेज है। दूसरे दिन हमने दूसरे बच्चे से पूछा, कहता है अरे इसको कुछ नहीं आता, वो बगल वाली को वो सबसे ज्यादा अच्छी है। तो भैया ये टैलेंटेड ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम इंडिया के अंदर नहीं बता सकते कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, ये तो बताया ही नहीं जा सकता। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, हम इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, ये हमारा सेट नहीं हुआ। ये बात आप लोग को क्लियर है सभी बच्चों? सभी बच्चों को क्लियर है ये बात? Yes, sir. थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, क्या लिखा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ अ सेट वर्ल्ड। अब ये बताओ वर्ल्ड के 11 सबसे बेस्ट क्रिकेटमैन बताओ। अब तुम कहोगे सचिन, हम कहेंगे सचिन होता ही नहीं, हो तो बेकार खेलता है बहुत, हमको तो सचिन बिल्कुल नहीं समझ में आता। तुम कहोगे हमको तो धोनी लगता है, वो कहेगा विराट है। अब भैया ये तो सबके अलग अलग है, तो भैया इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता कि बेस्ट कौन है, इसलिए ये तो सेट हुआ ही नहीं। द कलेक्शन, ओके फोर्थ पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो बेटा कहाँ गया फोर्थ पार्ट, ये द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो बेटा ये तुम्हारी जो स्कूल की क्लास है ना, अगर मैं कहूं कि तुम अपने क्लास के, भाई तुम्हारा स्कूल तो होगा ही ना, अपने क्लास के जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं उनके नाम लिख के आ जाओ, तो तुम 100% नाम लिख करके आ जाओगे। तो तुम कहोगे सर हमारी क्लास में 22 बॉयज हैं, 11 गर्ल्स। हमने कहा 22 बॉयज के नाम लिख के आओ अपनी क्लास में, तो तुम 100% लिख के आ जाओगे। मतलब उसमें सोचोगे नहीं कि कौन सा लड़का कौन से देश में रहता है, ये हमने थोड़ा ना पूछा। हमने तो पूछा कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, इन वर्ड थोड़ा ना कह, तो अपनी क्लास में तो तुम बता ही सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सेट हुआ। तो फोर्थ वाला क्या है, सेट। इसका मतलब सेट को आप डिफाइन करना तो सीख ही गए। जब आप सेट को डिफाइन करना सीख गए हैं, तो जो हम क्वेश्चंस आपको क्लास खत्म होने के बाद देंगे वो भी आपको करने पड़ेंगे। ओके, फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी बता सकते हैं भैया, ये भी एक सेट है। 100 से कम नेचुरल नंबर, ये तो सेट हुआ ही। लेकिन कहता 100 से कम रियल नंबर्स, अरे भैया 100 से कम रियल नंबर्स तो बहुत सारे हो जाते, -1 करोड़, -10 करोड़, -20 करोड़, -100 करोड़, कभी खत्म ही नहीं होते 100 से छोटे। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर क्या रहा है, नेचुरल नंबर तो भैया 1 से चालू होते हैं, तो हम बता सकते हैं। तो ये बेटा सेट हुआ। फोर्थ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द, कहाँ गया, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सिक्स्थ पार्ट है,
अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि ये सारे आंसर्स आपकी स्क्रीन पे ये लिखे भी हुए हैं। तो इस तरह से है, अगर आप मेरी वॉइस अगर किसी बच्चे तक नहीं पहुंचती है तो वो आंसर्स प्रॉपरली उसको स्क्रीन पे नजर आएंगे, तो वो आराम से देख सकता है। ओके बेटा, मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं वो तो कोई भी बता सकता है उसके कितने हैं, या तो 10 होंगे या 20 होंगे। अब मुंशी प्रेमचंद ने 1 करोड़ नॉवेल थोड़ा ना लिख दिए होंगे, भगवान थोड़ी नहीं है, तो वो तो सेट हुआ ना। तो बेटा इस तरह से है, अब आप समझ गए होंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये तो बेटा ओके, मैं आंसर्स आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आंसर्स इस तरह से लिखे हुए हैं, किसी को मेरी वॉइस नहीं आए तो हमारे स्क्रीन पे बिल्कुल आराम से दिखा कर इसको पूरा नजर आएगा। जैसे मैंने अभी वाले क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स is a well-defined collection because one can definitely identify the even integer that belong to the collection. Hence, it is a set. तो ये वाला पार्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ये ज्यादातर बच्चे लोग कहते हैं सेट नहीं है, लेकिन बेटा ये सेट है, ये 100% सेट है, क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवन नंबर कौन से हैं कौन से नहीं है। हम मुंशी प्रेमचंद की बुक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो उसकी है कि नहीं, लेकिन हम जो बेस्ट क्रिकेट टीम है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो आपके अकॉर्डिंग विराट है, मेरे अकॉर्डिंग सचिन है, उसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन हम इवन नंबर्स को तो बता सकते हैं ना, देख के ये इवन नंबर्स, तो वो हर कोई बता सकता है, तो क्या हर कोई बता सकता है। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से मैंने आपको सेट की डेफिनेशन भी क्लियर की प्रॉपर्ली, किस तरह से हम डेफिनेशन सेट की क्लियर कर रहे थे। और बच्चों एक क्वेश्चन में हम लोग जाते जाते और कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा है 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिखेंगे, आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है या कौन सा नहीं करता है। तो बेटा 5 बिलोंग करता है, अगर करता है तो आप क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग टू ए। 8 बिलोंग करता है, 8 नहीं करता तो आप लिखेंगे 8 इज नॉट बिलोंग टू ए। तो नॉट बिलोंग टू का साइन बच्चों ये होता है। 0 बिलोंग करता है तो 0 बिलोंग नहीं करता है, 0 इज नॉट बिलोंग टू ए। 4 बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, 4 बिलोंग टू ए। 2 बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। 10 बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो देखो कितनी इजी एक्सरसाइज है। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे ये एक्सरसाइज कहाँ की है। ये एक्सरसाइज बच्चा हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो अगर आप क्लास खत्म होते ही आप एनसीईआरटी की अपनी एक्सरसाइज लगा सकते हैं, बहुत इजीली आपसे आराम से हो जाएगी। और बाकी जब जैसे जैसे टर्न्स आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सेट थ्योरी भी होगी करने के लिए, और इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम्स भी आपके पास आएंगी, वो भी आप आपसे कर सकते हैं। और 2-3 टर्म बाद हम आपको आपका पैकेज भी शेयर कर देंगे, उस पैकेज के फिर क्वेश्चंस भी आप धीरे धीरे लगाएंगे। तो बच्चों आपका जो ग्रुप है आप उस पर बने रहिएगा, उसी ग्रुप में मैं यूट्यूब का लिंक थोड़ी देर में डाल दूंगा। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसी पे ही बार बार उस चैनल पे ही वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आपको उसी चैनल पे बने रहना पड़ेगा, उसी पे ही आपका वीडियो लेक्चर अपलोड होगा। उसके अलावा जो नोट्स होंगे वो भी आपके ग्रुप में थोड़ी देर में डाल दिए जाएंगे, थोड़ी देर में या रात तक, मतलब आपके ग्रुप में आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा आपका जो होमवर्क होगा, हो सकता है आज हम होमवर्क नहीं दे रहे, कल से हम होमवर्क देना चालू कर दें। होमवर्क भी आपको दिखाई देगा, और 3-4 टर्म में हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स का पैकेज जो आपका है सिलेबस का है, वो भी हम आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा